R2 आ जाएगा, ये दूसरा रिलेशन आएगा। तो ये नोट करेंगे हम। तो ये दोनों रिलेशन हमारे पास आ गया, पी और पीडी के साथ और पीसी और पीडी के साथ। एक रिलेशन ये है कि इसमें वैक्यूम है, या फिर अपन बोल सकते हैं इसमें एयर है, जो भी है मान लेते हैं वैक्यूटेड है, एयर नहीं है, इसमें वैक्यूम है। तो वैक्यूम है तो इसमें ये जो सी और ए का जो प्रेशर है, मान लेते हैं कुछ गैस भरी हुई है और गैस का प्रेशर ज़्यादा वेरी नहीं करता हाइट के साथ, तो हम कह सकते हैं कि ए और मान ली एयर है तो ए और सी का जो प्रेशर है वो इक्वल होगा। तो ए और सी का प्रेशर इक्वल होगा, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट सी। प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट सी हाइट का डिफरेंस होने के बावजूद भी इक्वल है, क्योंकि ये एयर है और हम नेग्लेक्ट करते हैं एयर हाइट के साथ में उसका वेरिएशन, मान लेते हैं एटमॉस्फेरिक एयर इसमें भरी हुई। तो हमारे पास पी इज इक्वल टू पी सी, यहाँ से हमने पी इज इक्वल टू पी सी लिख लिया। तो पी बी प्लस 2T बाई R1 इज इक्वल टू पी डी प्लस 2T बाई R2। रेडियस R1 कम है तो ये ज़्यादा हो गया, तो हमारे पास पी डी माइनस पी बी की वैल्यू 2T बाई R1 माइनस 2T बाई R2, 2T कॉमन लिया, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R। ये हमारे पास प्रेशर डिफरेंस आ गया पी डी माइनस पी बी। ओके, ये प्रेशर डिफरेंस बी और डी का किसके बराबर है? रो जी एच के बराबर, क्योंकि H नाइट नीचे आ रहे हैं। अब ये लिक्विड है स्टेशनरी, यहाँ से नीचे है, यहाँ से ऊपर चढ़े, इसका मतलब यहाँ से डायरेक्ट यहीं पे आ जाओ। हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर स्टेशनरी लिक्विड का इक्वल होता है। तो ये लिक्विड के अंदर पॉइंट है, ये भी लिक्विड के अंदर पॉइंट है और लिक्विड स्टेशनरी है, तो ये बी है। तो प्रेशर एट बी हमें पता है, इस इक्वेशन को 1 बोल दूं। ओके, तो हमारे पास प्रेशर एट बी प्लस रो जी, एच हाइट नीचे है तो हमें क्या मिला? प्रेशर एट डी पॉइंट मिला, प्रेशर एट डी पॉइंट मिला। तो हमारे पास पी डी माइनस पी डी रो जी एच, हम डायरेक्टली इसको बराबर लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 है। ये पी डी माइनस पी बी है, ये भी पी डी माइनस पी बी है। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। तो हमारे पास इसका हम सॉल्यूशन आगे करते हैं, हमारे पास इसका रिलेशन आ जाएगा। तो आंसर हमें रिक्वायर्ड है एच हाइट, कितना डिफरेंस है लेवल का वो आ जाएगा। इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 ये रही। तो हमारे पास रो जी एच इज इक्वल टू 2T 1 बाई R1 माइनस 1 बाई। ये रेडियस ऑफ ट्यूब लिम्स है, तो H हमारे पास आ जाएगा 2T बाई रो जी 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। T हमें गिवन है, G हमें गिवन है, रो हमें पता है, R1 और R2 गिवन है। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हम उसको मीटर में लेके सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, H की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 4.76 मिलीमीटर आएगी। H की वैल्यू 4.76 मिलीमीटर आ जाएगी। ऐसा हम कैलकुलेट करेंगे, H की वैल्यू 4.76 मिलीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जिसको हम कैलकुलेट या अपन खुद करके कर सकते हैं। तो ये अपन नोट करेंगे। हमारा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी पिछले वाले की तरह ही है। 2 narrow boards of diameter 3 mm and 6 mm are joined together to form U-shaped tube open at both ends। सेम क्वेश्चन है पिछला वाला जो था। If the U-tube contains water, then what is the difference in the levels of the two limbs of the tube? सेम क्वेश्चन है,
डाटा अलग अलग दे रखा है जो भी है, तो हम और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री दे रखा है, सरफेस टेंशन दे रखा है, तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। तो मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ, क्वेश्चन नोट करेंगे आप। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही लेते हैं। सेम एग्जैक्टली जो पिछले क्वेश्चन हमने किया था उसी तरह से इसको स्मॉल r2 लेते हैं, इसको स्मॉल r1 लेते हैं। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये ज़्यादा चढ़ेगा, ये पानी कम चढ़ेगा। एग्जैक्टली सेम करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पर जो प्रेशर मान लिया P1 ले लिया, तो यहाँ पर प्रेशर P2 ले लिया। P1 और P2 हमें पता है, तो P1 और P2, P1 is equal to similarly the way we have done in the last question। इस पॉइंट को ये बोल दिया PA प्लस 2P बाई, यहाँ पर रेडियस कैपिटल R डिस्कस मान लिया R1, जिसकी वैल्यू PA प्लस 2P। अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री होता है तो R और स्मॉल r बराबर हो जाता है, तो हमारे पास यहाँ पर स्मॉल r1 आ जाएगा P1 और P2 आ जाएगा सिमिलरली PB, इसको B मान लिया, PB प्लस 2P बाई कैपिटल R की जगह कैपिटल R2 आएगा और इसको हम करेंगे PB प्लस 2P बाई स्मॉल r2 आ जाएगा, बहुत सीखा। और हमें पता है P1 और P2 ये और PB में पता है P और PB बराबर आ जाएगा, तो PA इक्वल टू PB आएगा, तो प्रेशर डिफरेंस हमारा आ जाएगा 2T R1 माइनस 2T R2 इक्वल टू PA की वैल्यू P और PB बराबर ले लिया हमने, हमारे पास P1 माइनस P2 की वैल्यू आ जाएगी। प्रेशर डिफरेंस, ये प्रेशर डिफरेंस 2GH के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास H की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी वैल्यू मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन के बाद सिमिलरली एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है और हमारे पास H की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5 मिलीमीटर की आंसर आएगा हमारे पास 5, हम खुद करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, उसी तरह से करेंगे जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन हमने किया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम पढ़ रहे हैं कैपिलरी राइज इन अ ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। इनसफिशिएंट लेंथ की अगर ट्यूब है उसमें कैपिलरी राइज कितना करेगा। मान लिया एक ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब है जिसकी रेडियस स्मॉल r है, ओके। और इसमें मान लिया कैपिलरी राइज ये सफिशिएंट लेंथ की है, तो हमें पता है h हाइट जो कैपिलरी राइज होता है 2T रो G कैपिटल R स्मॉल r, यस हमने जब डिराइव किया था स्मॉल r इज इक्वल टू r बाई सॉरी कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r बाई cos थीटा। यहाँ पर r क्या है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस, ओके। तो हमारे पास 2T, ओके, तो हमारे पास वापस इस फॉर्मूला में लिखा 2/2T बाई रो जी। हाँ, मैंने इस फॉर्म में नहीं लिखा, केवल इस फॉर्म में लिखा। T कांस्टेंट है, किसी सरफेस टेंशन किसी वाटर है, तो वाटर इस दोनों मीटर में वाटर है, तो मान लीजिए वाटर है तो पर्टिकुलर कांस्टेंट है, डेंसिटी वाटर की कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, ओके। तो यहाँ से 2T और रो G कांस्टेंट है, तो ये H × R इज इक्वल टू 2T बाई रो G। T कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, G कांस्टेंट और R कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो हमारे पास H × R का रेशियो, H × R का रेशियो कांस्टेंट है। H क्या है, कितना राइज करेगा,
और आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस। अब होता क्या है, अगर मैंने कहा कि इनसफिशिएंट लेंथ थी, ये लेंथ कट नहीं किया यहाँ से, मैंने सॉरी इसको हमने ट्यूब को यहाँ तक कट कर दिया, तो कट करने पे क्या होगा, कट करने पे कि ये हमको लगता है कि ये मान लिया यहाँ तक कट कर लिया मैंने, इससे भी नीचे कट कर दिया यहाँ तक, और मान लिया यहाँ तक कट कर दिया, तो हमें लगता है कि ओवरफ्लो करेगा, लेकिन लिक्विड ओवरफ्लो नहीं करता है। ये हाइट इस तरह से चढ़ता है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और हाइट का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रह जाता है। हाइट यहाँ पर कम चढ़ेगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा। तो हमारे पास हाइट मान लिया ये h डैश चढ़ा और यहाँ पर हाइट h चढ़ा, तो h और यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 था, और यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा वो r2 बनेगा। तो h1 इंटू ये मान लिया h1 है और ये h2 है, तो h1 इंटू r1 इजिकल टू h2 इंटू r2। यहाँ पर हाइट ज़्यादा चढ़ा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम रहेगा, यहाँ पर कम चढ़ा हाइट तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा रहेगा। तो लिक्विड जो इनसफिशिएंट लेंथ की जो ट्यूब थी उससे ओवरफ्लो नहीं करके उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो मेनिस्कस का है उस पर चेंजेस आ जाएंगे, ताकि पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर कम था, अभी ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर का मेनिस्कस बना लेगा ताकि ये ओवरफ्लो नहीं कर पाए। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि इट विल, सो अगर हम लेते हैं कि 1 सेकेंड, ओके, तो हम लेते हैं कि अगर इनसफिशिएंट लेंथ की हम ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h1 इंटू r1 इजिकल टू h2 इंटू r2। अगर मैंने हाइट डिक्रीज की, हाइट उस ट्यूब की डिक्रीज की तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर हमने कहा हाइट डिक्रीज की तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगी, ये नोट करेंगे, फिर मैं आगे लिखता हूँ। तो अगर हमने हाइट डिक्रीज की तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर को हम लिख सकते हैं स्मॉल आर बाय कॉस थीटा। स्मॉल आर कांस्टेंट है। अगर हमारे पास हाइट डिक्रीज की रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ गई, इसका मतलब कॉस थीटा घट जाएगा। कॉस थीटा घटेगा, कॉस थीटा डिक्रीजिंग ऑप्शन होता है, तो कॉस थीटा घटेगा तो थीटा बढ़ जाएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा। पहले मेनिस्कस इस तरह से बन रही थी, अभी मेनिस्कस इस तरह से बनेगी, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट और ये एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पता चल रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, दिख रहा है यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने ज्यादा बड़ा सर्कल लिया, यहाँ पर छोटा सर्कल लिया। यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी ज्यादा होगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी ज्यादा होगा। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और लिक्विड विल नॉट ओवरफ्लो। लिक्विड कभी भी ओवरफ्लो विल नॉट ओवरफ्लो। रेडियस ऑफ कर्वेचर और हाइट इस तरह से एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं कि ताकि उनका जो प्रोडक्ट है H1, H और R का कांस्टेंट है। तो ये हमारा पास इसका कंसेप्ट था, इसको नोट करेंगे। हाइट बढ़ाने के साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाइट घटाने के साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा और उससे थीटा भी बढ़ेगा। तो ये लिखेंगे हम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब विद 0.1 mm इंटरनल डायमीटर दे रखी है, उसकी लेंथ दे रखी है, ओपन एट बोथ एंड्स इज स्लाइटली डिप्ड इन वाटर हैविंग सरफेस टेंशन कितना है 75 Nm। स्टेट वेदर वाटर विल राइज हाफ वे इन द कैपिलरी ट्यूब, क्या वो आधे तक चढ़ेगा। वाटर विल राइज अप टू द अपर एंड ऑफ द ट्यूब, क्या वो पूरा चढ़ेगा। What will overflow out of the upper end of the capillary? जब वो पूरा चढ़ता है तो क्या ओवरफ्लो होगा, कितना होगा, तो उसको हमें एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन नोट करेंगे।
उसका हम सॉल्यूशन करते हैं। हमें पता है कैपिटल राइज कितना होता है, कैपिटल राइज का फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा रो जी आर। स्मॉल आर होता है रेडियस उसकी, कैपिटल टी वो उसकी रेडियस, और जो कैपिटल आर हम लेते हैं वो सर्विस मिनिस्कस का रेडियस होता है। और आर और स्मॉल आर में हमें रिलेशन पता है आर बाई कॉस थीटा, ये आर बाई कॉस थीटा कैपिटल आर होता है, ये कैपिटल आर भी लिख सकते हैं इसको। अगर हमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं दिया तो हम उसको जीरो अज्यूम करेंगे कि जीरो मान लेंगे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जीरो मान लेंगे। तो बस 2t cos 0 रो जी आर। यहाँ से हमने h हाइट कैलकुलेट किया 2, सर्विस टेंशन वगैरह दे रखी है हमारे पास, जो डाटा दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। सर्विस टेंशन की 75 दे रखा है और 0 1 हो गया, रो 75 हमारे पास न्यूटन में दे रखा, रो हमारे पास 1 है, 75 9 में देते, सॉरी ऐसे जीजीएस यूनिट में, तो ये 1 हो गया। 980 या 1000 ले लेते, मैं 980 ले लूँ और ये 1000 भी ले सकते हैं। आर स्मॉल आर की वैल्यू हमें दे रखी है 0.05 मिलीमीटर है, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं 0.005 हो गया हमारे पास। उसको कन्वर्ट करके हमारे पास ये h की वैल्यू आ गई 38, इसका आंसर आया हमारे पास 30.58, 30.58। ये h हमारे पास इतना राइज करेगा अगर 30.58 सेंटीमीटर, ओके, इतना राइज कर पाता अगर ट्यूब सफिशिएंट लेंथ की होती। ट्यूब सफिशिएंट लेंथ की नहीं है, ट्यूब की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो पहला जो पोर्शन था क्या वो हाफ वे तक जाएगा? यस, हाफ वे तक। पहला जो हमारा पोर्शन था, क्वेश्चन पूछा था, पहला था वाटर विल राइज हाफ वे इन द कैपिलरी। तो ये हाफ वे तक नहीं जाएगा, उससे ऊपर जाएगा, टॉप तक जाएगा। पहले का आंसर नो, हाफ वे तक नहीं जाएगा। दूसरे में इट विल रीच टू द टॉप। और थर्ड में क्या ओवरफ्लो होगा? ओवरफ्लो हमें पता है ओवरफ्लो नहीं होता। और रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर पूछता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरह से अपने आप को वेरी करेगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और हाइट का जो मल्टीप्लिकेशन था प्रोडक्ट HR इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमारे पास H1 R1 अगर फर्दर करना हो तो H2 R2। अगर हमारे पास R1 और ये हमारे पास कैपिटल R1 और कैपिटल R2, थीटा हमारे पास 0 है, तो इस तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर को अपना वेरी करा देता है ताकि हाइट कितनी भी हो वो ओवरफ्लो नहीं कर पाए। तो जो भी आगे अगर क्वेश्चन होता है हमारे पास, आगे अगर पूछता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरह से वेरी करेगी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइनली इस तरह से हो जाएगी R2 इक्वल टू H1 R1 बाई H2। तो पहले अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, बाद में कितनी होगी तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये लिखेंगे हम। तो पहले अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लिया कि 30.58 की सेंटीमीटर की होती, तो हम आगे भी कर सकते हैं 30.5 सेंटीमीटर की होती अगर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास 0 डिग्री एंगल बना के कितना कर पाता। जो भी फर्दर क्वेश्चन करेंगे तो हमें इतना पूछा नहीं है, तो हम कहेंगे ये इतना क्या ओवरफ्लो करेगा? ओवरफ्लो नहीं करेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइनल अगर कैलकुलेट करने का है तो हम कर सकते हैं। ओके, ये नोट करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हमने कर रखा है। ड्रॉप ऑफ वाटर मास, एक वाटर है, मास दे रखा है 0.2 ग्राम इज प्लेस्ड बिटवीन टू क्लीन ग्लास प्लेट्स। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 0.01 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स। ओके, गिवन द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर, ये दे रखा है न्यूटन पर मीटर में, ऐसा यूनिट में दे रखा है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि पहले नोट करते हैं इस क्वेश्चन को, मैं सॉल्यूशन करता हूँ। इस क्वेश्चन को हम नोट करेंगे।
तो इस तरह से होता है, दो ग्लास ट्यूब है, उसके बीच में अगर लिक्विड ड्रॉप को रखा है और उसको हमने अगर सेपरेट किया, तो ये मेनिस्कस इस तरह से बनाता है, कॉन्केव आउटवर्ड बनाता है, कॉन्केव आउटवर्ड बनाता है। रीजन हमको पता है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट वाटर और ग्लास के बीच में एक्यूट बनता है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ये रहा, यहाँ पर ये टेंजेंट बने और ये एंगल ऑफ कांटेक्ट बना। ओके, तो यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट का प्रेशर, इस पॉइंट और इस पॉइंट का प्रेशर इसका ज्यादा होगा, इस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है। यहाँ पर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये बी पॉइंट है, मान लिया ये पॉइंट है, तो प्रेशर एट ए पॉइंट इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एट बी पॉइंट इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए पॉइंट इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी पॉइंट। कितना एक्सिस है, 2t बाई आर है, मान लिया 2t बाई कितना, 2t बाई रेडियस, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हमने मान लिया। तो कितना एक्सेस प्रेशर, इतना एक्सेस प्रेशर हो पाता है। तो हमें पता है प्रेशर एक्सेस इसका ज़्यादा है, इसका कम है, बाहर का प्रेशर ज़्यादा है। तो यहाँ पर बाहर का प्रेशर ज़्यादा है और अंदर का प्रेशर कम है, तो बाहर का प्रेशर P एटमॉस्फेरिक ज़्यादा है और यहाँ पर प्रेशर कम है। तो यहाँ पर प्रेशर कम होने की वजह से बाहर का फोर्स ज़्यादा लगेगा, अंदर का फोर्स कम लगेगा। तो क्या होगा कि ये नेट किधर होगा, ये अंदर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। उसका अट्रैक्शन का रीजन ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके अंदर के प्रेशर से ज़्यादा होता है। अगर यहाँ पर मर्क्यूरी ट्यूब होती, सॉरी मर्क्यूरी की ड्रॉप होती, तो मर्क्यूरी की ड्रॉप में क्या होता है, मर्क्यूरी की ड्रॉप में इस तरह से बन जाता, तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो जाता और यहाँ का प्रेशर कम होता है। यहाँ P एटमॉस्फेरिक और इसका थोड़ा सा एक्सेस होता, P एटमॉस्फेरिक प्लस 2t बाई आर। तो यहाँ से क्या होता है कि हमारे पास ये इस तरह से ऊपर की तरफ जाती और ये अट्रैक्ट नहीं करती, ये थोड़ा ये रिपेल करती है एक दूसरे को। तो लेकिन वाटर है तो वाटर वेटिंग है, तो वेटिंग करने की वजह से इस तरह से बनेगा और हमारे पास ये इसको ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है और ये अंदर वाला कम होता है, तो इसलिए अट्रैक्ट करती है। तो पहला मैंने ये एक्सप्लेनेशन किया आपको अट्रैक्ट क्यों करता है। तो एक्सप्लेनेशन आप अपनी लैंग्वेज में नोट करेंगे, तो इसको आप लिख लेंगे। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर टी बाई ये कुछ हम लास्ट टाइम किया टी बाई R1 प्लस 1 बाई R2। R1 हमारे पास R था, इसका रेडियस ये R है और ये इन्फिनिटी लिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा प्लस T1 बाई R प्लस इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी। तो हमारे पास ये आ गया T बाई R आया था, हमारे पास T बाई R लिखेंगे, 2T बाई R में ओके T बाई R हो जाएगा T बाई R। तो P नॉट प्लस T बाई R, R कौन लिख सकते हैं D बाई 2, P नॉट प्लस T बाई R कौन लिख सकते हैं P नॉट प्लस T, R को D बाई 2 लिख दिया तो 2 इधर आ जाएगा 2T बाई D। अगर थीटा हम अज्यूम करते हैं 0 तो हमारे पास 2T बाई D आएगा, नहीं तो 2T cos थीटा बाई D आएगा। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा हमें पता है 2T cos थीटा A बाई D। अगर cos थीटा 0 लेते हैं, थीटा की वैल्यू 0 लेते हैं 2T A बाई, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा पहले हम पुट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं फोर्स की वैल्यू आपको लिख लेता हूँ, कितना आंसर आएगा हमारे पास, फोर्स 2.8 न्यूटन आएगा। जो भी है कैलकुलेट कर लेंगे, कोई इट्स नॉट अ बिग डील। 2T A बाई D होता है। थीटा अगर अज्यूम करते हैं हम 0 डिग्री, अगर नहीं है तो वो क्वेश्चन में हमें दे रखा होगा। ये एक्सप्लेनेशन है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि यहाँ का प्रेशर यहाँ से ज़्यादा होता है, इसका मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर अंदर के प्रेशर से ज़्यादा होने की वजह से ये दोनों को अट्रैक्ट करती है। तो ये एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को अराइज किया था। ओके, तो ये नोट करेंगे आप।